अस्सलाम नाज़रीन, जिस चीज़ का हमें ख़तरा था और जिस चीज़ की हम सब दुआ कर रहे थे कि ना हो, कि ईरान और इसराइल की जंग में एक तीसरा फ़रीक डायरेक्टली कूद जाए, इनडायरेक्टली तो मौजूद था। लेकिन जब इसराइल जो अमेरिका का कुत्ता है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, तो कुत्ते का मालिक मैदान में उतर आया। केस की डिटेल आप सबको अभी तक पता चल गई है। इतवार वाले दिन हर जगह हैवीली रिपोर्ट हुआ है कि B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए हैं और 3 मेजर टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की गई है, जिसमें से 2 ऑलरेडी इसराइल क्लेम करता था वो तबाह कर चुके हैं। तो वहाँ अमेरिका ने बम क्यों मारे हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन जो फोर्डो की साइड थी, जो हॉटली कंटेस्टेड थी कि यहाँ पे हमें एक डीप डाइव बंकर बस्टर बॉम्ब चाहिए, उसको भी हिट किया गया है। वहाँ पे क्या डैमेज है, इस वक्त IAEA वहाँ पे मौजूद नहीं है, लिहाजा हम कोई आपको वसूख से क्लेम नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम ईरानी मीडिया को माने तो वो कह रहे हैं कि ये एक छोटा मोटा अटैक था, कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसकी क्या डैमेज की डिटेल्स हैं। लेकिन ईरान का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आ गया इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि अब हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हम ऑलरेडी मूव कर चुके थे यहाँ से, जो हम ऑलरेडी यूरेनियम को शिफ्ट कर चुके थे, अब हम मज़ीद उसको इनरिच करेंगे और हॉट टेस्ट की तरफ भी मामला जा सकता है। अगर TRT की खबर को बिलीव करें तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को बता दिया था हमला करने से पहले कि हम आगे बेसिस पे हमला कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि अमेरिका ने जो ये हमला किया है वो एक इंतहाई दबाव के बाद हमला किया है। अपने लोगों का दबाव नहीं, जो उनके डेमोक्रेटिकली जो उनको इलेक्ट करते हैं, बल्कि इसराइल की लॉबी के दबाव में। वो दबाव इतना बढ़ चुका था कि ट्रंप, जिसने 2 हफ्ते का टाइम अनाउंस किया था ईरान के लिए, उसने उस बात से भी फिर के ये हमला कर दिया। सेनेटर मार्को रूबियो ने फरमाया कि जो लोग इस वक्त ईरान वाले हमले की मजम्मत पब्लिकली कर रहे हैं, वो प्राइवेटली हमें कह रहे हैं तुसी बिल्कुल ठीक कीता है। अब अमेरिका एक बहुत बड़े पैमाने पे खेल खेल रहा है। एक तरफ से ट्रंप की प्रेसिडेंसी झूठे वादे करके मुल्कों पे हमले करवा रही है, दूसरी तरफ मार्को रूबियो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है। अगर हम ये देखें कि जब अमेरिका और ईरान नेगोशिएट कर रहे थे, टॉक्स चल रही थी, उस वक्त इसराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। अब जब ईरान, फ्रांस, जर्मनी, UK, यूरोप की तरफ नेगोशिएशन कर रहा था, अमेरिका ने हमला कर दिया इसके ऊपर। इतवार वाले दिन UNSC की मीटिंग हुई, जिसके अंदर पाकिस्तान, चाइना, रशिया और कुछ और ममालिकान ने मजम्मत की और कहा कि जनाब आप एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। ईरान ने इस कार्रवाई के जवाब में तेल अवीव पे एक नए राउंड ऑफ मिसाइल्स फायर किए और तेल अवीव का एक लार्ज पोर्शन इंतहाई डैमेज कर दिया। तेल अवीव में जितनी मिसाइलें अब गिर चुकी हैं, उसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता गाज़ा की तरह बनती जा रही है। अगेन, क्योंकि इसराइल ने भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स बैन किए हैं अपने मुल्क के अंदर, और वो लोगों को अरेस्ट कर रहा है अटैक की वीडियोस बना के डिस्पर्स करने के लिए सोशल मीडिया पे, तो उसका भी एक्सटेंट ऑफ डैमेज अगेन स्पेकुलेटिव है। जंग के अंदर मुल्क अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, लेकिन इस लेवल पे इंटरनेशनल मीडिया का दाखला मना कर देना इसराइल की तरफ से यही दिखाता है कि वो इंतहाई बैकवर्ड, रिग्रेसिव और एथनो फैशिस्ट मुल्क हैं। अमेरिका ने एक नया मंत्रा पढ़ना शुरू किया है, बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने कहा कि जी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा टू यूज़ द टर्म रजीम चेंज, लेकिन अगर करंट ईरानियन रजीम मेक ईरान ग्रेट अगेन नहीं कर सकती तो फिर वहाँ पे रजीम चेंज हो जाएगा। इशारतन वो ये बात कर रहे थे कि अगर एक्सटर्नल रजीम चेंज ना हो तो इंटरनल भी हो सकता है। जंग के शुरू से हमने देखा है कि इसराइल और इसराइल के प्रोपेगेंडा टूल्स ने एक कहानी आपके सामने पेंट करने की कोशिश की है कि ईरान के लोग मेजॉरिटी नफ़रत करते हैं अपनी सरकार के साथ। उन्होंने आपको ये बार बार दिखाया है कि जो फॉल्ट लाइंस ईरान की पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती हैं, वो चाहती हैं कि ईरान की गवर्नमेंट चला जाए। और फिर उन्होंने आपको अल्टरनेटिव भी दिया है, एक मोनार्क, बादशाह, यानी कि पूरी दुनिया डेमोक्रेसी की तरफ स्टेप्स ले रही है, दुनिया में जद्दोजहद हो रही है डेमोक्रेसी बनाने के लिए। और अमेरिका जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रोपोनेंट है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जंगें करके लोगों का कत्लेआम किया हुआ है, वो कह रहा है कि जनाब एक मोनार्क वापस आ जाना चाहिए। वो ये बात क्यों कर रहा है? क्योंकि मिडिल ईस्ट मोनार्कीज़ के साथ डील करना अमेरिका के लिए बहुत आसान होता है। वो चाहे कतर की मोनार्की हो, ओमान की हो, कुवैत की हो, जॉर्डन की हो, वो चाहे मोनार्की ऑफ सऊदी अरेबिया हो, इनके साथ सौदेबाजी करना बहुत ईजी होता है। ये एक फैमिली होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही होती है, ये असूल नहीं देख रहे होते। हाँ, इनमें से जो हिस्टोरिकल लीडर्स असूल देखते थे उनको असैसिनेट कर दिया जाता था। ईरान के पास अब जो ड्यूरेशन है, जो वक्त है कि जहाँ पे वो निगोशिएट करें, वो और टाइट होता जा रहा है।
ईरान की मजबूरी ये है कि जब तक इसराइल उस पर बम गिराना बंद नहीं करता वो निगोशिएट कर नहीं सकते, और हर आने वाले दिन के साथ दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चली जा रही है। ईरान बार बार थ्रेटन कर रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे। इससे तकरीबन आप समझे 5% दुनिया का जो तेल सप्लाई आती है वो डिसरप्ट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इसमें यूरोप अफेक्ट होगा। शायद यही वजह है कि फ्रांस, जर्मनी और यूके बार बार दुनिया को अर्ज करें कि आप निगोशिएट करें। प्रैक्टिकली अभी ईरान ने इसको बंद नहीं किया, लेकिन वहाँ पे जहाज़ों का फ़्लो वैसे ही कम हो गया डर के मारे। जाहिर है इस खौफ के समा में कारोबार या कोई कारोबारी कंपनी अपने वेसल्स थोड़ी उतार देगी। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड हो रही होती है। इसकी वजह से ऑलरेडी ऑयल की तेल स्पाइक कर रही है। पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में तेल प्रोक्योर करना भी शुरू कर दिया और मुल्कों से, क्योंकि ज़ाहिर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को डैमेज होगा तो पाकिस्तान के अंदर भी स्पाइक आएगा ऑयल के अंदर। अमेरिका हमेशा अपने आप को सिक्योर करके फिर ये जंगें मुसल्लत करता है। जब शाह फैसल ने तेल बंद किया था अमेरिका का, तो वहाँ पे एक मेजर स्पाइक आया था। उसके बाद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने लर्न किया था कि जब हमने इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन करनी है तो पहले हमने अपना घर सिक्योर करना है, और ये उन्होंने किया। होमलैंड सिक्योरिटी ने, जो उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जहाँ पर उन्होंने बात किया कि अमेरिका को क्या थ्रेट्स हैं ईरान से, जो परसीव्ड थ्रेट्स हैं कि ईरान यहाँ भी हमला कर सकता है, यहाँ भी हमला कर सकता है। हालांकि ईरान ने कभी किया नहीं है, ईरान यहाँ भी हमला कर सकता है। अगर हम इसको बुनियाद बनाएं कि इस वजह से ईरान पे हमला कर देना चाहिए अमेरिका को और अमेरिकन पॉपुलेशन को डर जाना चाहिए, तो फिर अमेरिकन पॉपुलेशन को पूरी दुनिया से नफरत करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया में बर्बरियत की है। अमेरिका को हर इस मुल्क से डरना चाहिए जहाँ पे वो जंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुसल्लत कर चुके हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शंस डायरेक्टली मुसल्लत कर चुके हैं। सबसे बड़ा ख़तरा तो इनको क्यूबा से है, जहाँ पे फिडेल कैस्ट्रो और उसका भाई पिछले कितने सालों से हुकूमत कर चुके हैं। ये तो बिल्कुल आपसे चंद ही समंदर के सफ़र के पर मौजूद है, तो फिर आप वो बॉम्ब क्यों नहीं करते? उसकी वजह यह है कि होमलैंड सिक्योरिटी भी डिसइंफॉर्मेशन कर रहा है। ईरान से अमेरिका को उतना ही ख़तरा है जितना क्यूबा से अमेरिका को ख़तरा है, या अमेरिका को क्यूबा से ख़तरा है। लेकिन क्यूबा पे जंग बंदी उस तरह नहीं होगी, ईरान पे होगी। क्यों? क्योंकि इसराइल चाहता है कि ये जंग बंदी ईरान पे की जाए, और ये सारा का सारा इसराइल के ग्रेटर इसराइल और इसराइल का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो इसराइल के थ्रू यूरोप जाएगा, उसको प्रमोट करने के लिए है। आप इस वक्त रियल टाइम में कोल्ड वॉर सिनेरियो यूरोप में प्ले आउट होते देख रहे हैं कि जनाब किस तरह मनूवर्स किए जा रहे हैं इकोनॉमिक ट्रेड लाइन को कंट्रोल करने के लिए। चाइना को डायरेक्ट तो शायद अमेरिका इकोनॉमिकली कन्फ्रंट नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली उनके लिए मुसीबतें तो खड़ी कर सकता है। चाइना ने ये भी कह दिया है कि अगर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ गठबंधन करके ईरान में कुछ करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ टाइज सेवर कर देंगे। उसकी वजह ये है कि चाइना और पाकिस्तान के जो मरासम है वो इंतहाई गहरे हैं। अब तो कम से कम उन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब को बुला के अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे थे। जो B-2 बॉम्बर्स आए हैं वो अपने रिफ्यूलिंग टैंक्स लेके हवा में रिफ्यूल करके मिजूरी से फ्लाई करके तबाही मचा के वापस चले गए हैं। और वैसे भी अगर हवाई अड्डों की ज़रूरत हो इराक़ में भी मौजूद है, सऊदी में भी मौजूद है, तो पाकिस्तान की ज़रूरत अड्डों की नहीं है। पाकिस्तान की क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है अमेरिका को, वो ये है कि अगर वहाँ पे रजीम चेंज होता है तो आप इसको सपोर्ट करें। लेकिन पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और उन्होंने खामनेई के साथ यकजहती शो की है। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसने अमेरिका के हमले के बाद अमेरिका को कंडेम किया, बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट जारी हुई। लेकिन मेरा ख्याल है सरकार को एक स्टेप फर्दर जाना चाहिए। सरकार को डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज़ की रिकमेंडेशन वापस ले लेनी चाहिए कि ये कौन सा तरीका है अमन कायम करने का कि आप मुल्कों के सिविलियन पावर के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे हमला करते हैं। यहाँ पे एक मौक़िफ़ अमेरिका ये पेश करता है कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 20% आपको इनरिचमेंट चाहिए होती है, लेकिन ईरान जो है वो 60-70% क्यों कर रहा है। हमारा ये सवाल बनता है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर बम हो तो ठीक है, ईरान के पास हो तो आपको दिक्कत है। आज ये साबित हो गया है कि ईरान की अब मजबूरी है न्यूक्लियर बम बनाना। जब ईरान कंटिन्यूस नेगोशिएशंस के थ्रू, IAEA प्रोग्राम्स के थ्रू NPT को साइन करने के बावजूद सेफ़ नहीं है, तो वाहिद चीज़ जो उनको बता सकती है वो न्यूक्लियर डेटरेंट है। ईरान के ऊपर सिर्फ हमले नहीं हुए, ईरान की रजीम की सालमियत को डैमेज करने की कोशिश की गई है। जंग पाकिस्तान और इंडिया की भी हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे डैमेज नहीं हुआ था। इसराइल ने अपनी जहारियत और बर्बरियत में ईरान के मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, एक इराक टाइप सिचुएशन बनाने की कोशिश की है, और अनफॉर्चुनेटली दुनिया इस वक्त प्रोपेगेंडा का शिकार बनती जा रही है।
बार बार अमेरिका कह रहा है हमारा ईरान के साथ कोई मसला नहीं है, हमारा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ मसला है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह देता है कि ईरान में अगर रजीम चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सेनेटर टेड क्रूज जो रजीम चेंज के लिए फॉर हैं, जो कहते हैं कि ये अमेरिका का बिब्लिकल फ़र्ज़ है कि वो इसराइल का दिफा करे। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि असल में रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट दहशतगर्द कौन है। दुनिया के अंदर यहूदी लॉबी को अब डिनाई करना एक झूठ हो जाएगा। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स पे थोड़ा सा आएँ तो DGISPR ने एक स्टेटमेंट दी है कि जनाब जिहाद सिर्फ स्टेट अनाउंस कर सकता है। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी है, इसकी कई वजूहात होती हैं, इसको अनपैक करते हैं। जो रिश्ता अहले तशीह कम्यूनिटी और खामनेई जो उनका एक इमाम है और सिस्तानी जो उनका दूसरा इमाम है, जो उसके साथ उनका रिश्ता है वो थोड़ा डिफरेंट और यूनिक होता है। अहले सुन्नत में ऐसे नहीं पाया जाता। इसकी क्लोजेस्ट मिसाल होती है जब आप बैत कर लेते हो किसी के हाथ के ऊपर या किसी को आप पीर मान लेते हो। ये इनके मौके के ऊपर इमाम होते हैं, इनकी ज़िंदगियों और इनकी सोच को गवर्न करते हैं। अगर खामनेई कल को अनाउंस करे कि सारी अहले तशीह कम्यूनिटी जो है वो जिहाद के लिए तैयारी कर ले, तो फिर प्रिंसिपली स्पीकिंग जितने अहले तशीह एग्जिस्ट करते हैं दुनिया भर में वो जिहाद की तैयारी शुरू कर देंगे। इसको शायद प्रीएम्प्ट करते हुए सरकार ने ये बात की है। सरकार ने ये एक और वजह से भी बात की हो सकती है कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जितने मुजाहिदीन गए हुए थे पाकिस्तान वो ज़ाहिरली वापस आ जाएं, क्योंकि जिहाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जायज़ नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर भी कई जिहादी ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे, तो उनको भी डक्के में डालने के लिए पाकिस्तान ने ये बात की। एक तीसरी वजह ये बात पाकिस्तान ने इसलिए की है कि इंडिया के फ्रंट के ऊपर जो इंडिया हमारे पे तोहमतें लगाता है कि हम दहशतगर्दी को फैलाते हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बता दिया है कि जब तक स्टेट जिहाद नहीं करेगी आप नहीं कर सकते। तो जितनी तंजीमें मकबूजा कश्मीर के अंदर ऑपरेट करें जो पाकिस्तान का नाम यूज़ कर रही हैं, तो अब वो ये काइंडली मत करें। यानी कि पाकिस्तान अब नॉर्मलाइजेशन ऑफ द नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है कि जनाब एक नेशन स्टेट है, उसकी सरकार है, उसका पार्लियामेंट है, उसकी फ़ौज है और फ़ौज जिहाद करेगी। वैसे अक्सर औक़ात जब जिहाद आम बंदे पे फ़र्ज़ हो जाए तो इसका मतलब है कि फ़ौज भी आपकी डिफ़ीट हो गई है, आपकी जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो भी डिफ़ीट हो गए हैं और अब अवामुन नास को करना पड़ रहा है। ये वैसे ही बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती है कि मामलात यहाँ तक पहुँच जाएँ। वैसे इंटरनेशनल ऑर्डर में पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ये सूरत हाल कम ही देखने को मिलती है। एक दफ़ा हमें देखने को मिली थी अफ़गानिस्तान में, एक दफ़ा हमें देखने को मिली इराक़ में, कुछ हद तक हमें देखने को मिलती है बोस्निया में और चंद आपको इससे ममालिक मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल दूर दूर तक बनते हुए नज़र नहीं आती। तो मेरे ख्याल है ये उन्होंने रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है। काश ये स्टेटमेंट उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी दी होती, काश ये मौक़िफ़ उनका उस टाइम पे भी होता जब अमेरिका की जंग के अंदर हम शामिल थे। हम DGISPR से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो माजी की गलतियां हैं उसकी भी बात करें ताकि लोगों को एजुकेट कर सकें कि व्हाट अ स्टेट इज़ सपोज टू डू एंड नॉट टू। सिर्फ आज वो करेक्टिव मेजर्स लेना इनफ नहीं है, क्योंकि जो हमने लोगों की प्रोग्रामिंग की थी उसको हमने चेंज करना है। उसके लिए कंटिन्यूस एजुकेशन की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान स्टडीज़ जब पढ़ाई जाती है तो उसमें ये चीज़ें शामिल की जाएँ ताकि हमारे बच्चे को पता हो कि क्या चीज़ जायज़ है कि नहीं। इस्लामियात जिस तरह हमें पढ़ाई जाती है उसको चेंज करना चाहिए। हमें इस्लाम पढ़ाना चाहिए स्कूलों के अंदर, हमें सीरतुन नबी पढ़ानी चाहिए जो अनएम्बिगुअस हो, हमें स्टेट क्राफ्ट पढ़ाना चाहिए इस्लाम के पर्सपेक्टिव से। जब तक अवामुन नास का रिश्ता दीन से आप सच्चे दिल से नहीं जोड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती रहेंगी। कोई ना कोई मौलवी फतवा दे के लोगों को अपनी तरफ माइल करता रहेगा पुट्ठे सीधे काम करने के लिए। और हमें क्रैक डाउन करना चाहिए उन
सियासी जमातों में या उन मौलवियों पे जो सियासी जमातें बना के बैठे हुए हैं, जो आपके मुल्क की सिक्योरिटी को डैमेज कर रहे हैं, उसके लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं, जो मिसयूज़ कर रहे हैं चीज़ों का, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये उतना ही क्रिटिकल मैटर है जितना एक्सटर्नली कह देना कि जनाब जिहाद हम नहीं करेंगे। पीटीआई ने जनाब इमरान खान की इमीडिएट रिलीज़ सीख की है, साथ ही साथ उन्होंने कंडेम किया है अमेरिका और उनकी स्ट्राइक्स को। और पीटीआई के जो सेक्रेटरी वकास अकरम है, उन्होंने कहा जी खान साहब को रिलीज़ करें ताकि वो शामिल हों मुल्क के स्ट्रेटिजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये एक ख्याली दुनिया है जिसमें ये पीटीआई रहती है। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त दूर दूर तक होराइज़न पर नज़र आ रहा है इमरान खान साहब को रिलीज़ हो जाना। और अब जिस तरह की स्टेट और सिचुएशन बन गई है, तो खान साहब का रिलीज़ तो आपको डील बनाए बगैर नहीं मिलता। अगर पहले कोई उम्मीद की किरण थी जुडिशरी से, अवामी प्रेशर से, वो सारी की सारी अब बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में चला गया। अल्लाह हमारी आजमाइश फिर ले आया जो इंडिया की बारी लेके आया था कि आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जंग जो है वो बहुत बड़े पैमाने में चली गई है। तो फ़िलहाल जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं उनकी कोई से नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में मीटिंग करके सीधा टर्की गए, वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की। वहाँ पे ही वॉज जॉइंड बाय इसहाक डार साहब, और अब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। यानी कि इस वक्त ओवर टाइम काम हो रहा है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। वो हर जगह मरासम भी बना रहे हैं, हर जगह नेगोशिएशन भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं निशानदेही करना चाहूँगा कि टर्की और सऊदी अरेबिया ने अभी तक अमेरिका का फ़ैसला नहीं स्लैम किया, मीडिया के अंदर नहीं उसको क्रिटिसाइज़ किया जो उन्होंने ईरान के ऊपर हमले किए। ये करना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक निशानदेही करना चाहूँगा, और ये मैं आपको सच बता देता हूँ कि मैंने इस चीज़ को नोट नहीं किया था क्योंकि हम जंग के अंदर बहुत मसरूफ़ थे, फैक्ट फाइंडिंग के अंदर बहुत मसरूफ़ थे। आपको पता है कि कितना हमारा बिजी शेड्यूल हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सुन्नी लोग हैं जो ईरान की इस मुश्किल वक्त में खुश हो रहे हैं, और कुछ लोग हैं अदनान राशिद की तरह, वो तो बाकायदा करें नूरा कुश्ती हो रही है। तो सर आप शर्म करें, खुदा का खौफ करें। 600 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, उनकी मिलिट्री लीडरशिप शहीद हो चुकी है। आप अपने सेक्टेरियन बुक्स के अंदर एक मुल्क की कंटिन्यूस एफर्ट को कैसे डिग्रेड और डीरेल कर सकते हैं? ये इंतहाई शर्मनाक है। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के जितने बड़े आलिम हैं, अहले तशी, अहले सुन्नत, बरेलवी, देवबंदी, हनफी, शाफ़ी, मालकी, हम्बली जितने हैं, वो इकट्ठे होकर इज्तमाही तौर पे दुआ करवाएं शोदा के लिए, शहीद को शहीद कहें और कंडेम करें उन लोगों को दुनिया भर में जो इन शोदा को शोदा नहीं मानते। सबसे पहली बात है कि हम शहीद इंशाअल्लाह कहते हैं। शोदा का दर्जा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आखिरत में ही बताएंगे कि इसको मिला है कि नहीं, तो हम दुआ करते हैं कोई शहीद हो, इसलिए शहीद इंशाअल्लाह कहा जाता है। तो आप आज बैठे ये कार्रवाई डाल रहे हैं उस वक्त जब उम्मत का एक होना ज़रूरी है, तो इन भेड़ियों को भी पहचानें। बाकी जो अच्छा काम वो करते हैं वो ज़रूर होगा एक तरफ, लेकिन ये इतना ख़तरनाक काम उन्होंने किया है। उन्होंने पूरी अहले तशी कम्युनिटी को दुनिया भर में वनरेबल किया कि जनाब तुम और तुम्हारे लोग तो मिली भगत कर रहे हैं, अमेरिका के साथ मिल के कर रहे हैं। अगर अमेरिका के साथ मिल के ये कोई सलूशन है तो ऐसा सलूशन बंदा अपने दुश्मन पे भी विश ना करे। जहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस की ज़िंदगियाँ जा रही हों, जहाँ पे पूरे के पूरे रीजन और मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहे हों। असल में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहते हुए विदाउट अंडरस्टैंडिंग द जियो पॉलिटिक्स इस रीजन की लोग बकवास करते रहते हैं, और इस बकवास को अवॉइड करना चाहिए। इंडिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की डिवाइडेड अटेंशन का फ़ायदा उठाते हुए बड़े बड़े बयानात जारी कर रहा है। इंडिया से ये कॉलें आ रही हैं, अमित शाह साहब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखते हुए कोई पानी नहीं छोड़ेंगे, इनको बिल्कुल ड्राई अप कर देंगे। बिलावल साहब ने दोबारा रीट्रेट किया इसके ऊपर कि जनाब पानी के ऊपर जंग होगी। वैसे मैं समझता हूँ कि ये इंडिया की बकवासियात है। पानी तो वो परमानेंटली रोक नहीं सकते, रोकना चाहें भी तो उसमें कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं। तो ठीक है, वो आपके साथ डाटा नहीं शेयर करेंगे कब पानी रिलीज़ कर रहे हैं, कब वो पानी होल्ड कर रहे हैं, ये वो पहले भी कर रहे हैं, वो नई चीज़ नहीं है। तो एज़ फार एज़ यू आर कंसर्न तो नॉर्मल ही हो रहा है पिछले 15-20 साल से। आपके रिवर्स कोलोनियल स्टाइल वो ड्राई अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जवाबी कार्रवाई में चाइना उनके साथ कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा होगा इंडिया को ये हरकत करने के लिए। क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो है, जो अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है, वो तकरीबन 45% ऑफ इंडिया को एग्री और 55% ऑफ इंडिया को अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स पूरी करवाता है। तो ये एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है और इवेंचुअली ये ब्रेक डाउन कर भी जाएगा। जो एक
हिंदुत्व रेडिकलाइजेशन है पॉपुलेशन की, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको उनकी मौत की तरफ लेके जा रही है। हमसायों से वो सीखना नहीं चाहते, वो अपने आप को एक टेररिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, बनाएं। वो कहते हैं कि अल्लाह डांगा नाल नहीं मारदा, पुट्ठी मत दे के मार दे। तो ठीक है जनाब, पुट्ठी मत आपको मुबारक हो। पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके अंदर घुस के आपको बम मार के ये पानी भी हम छुड़वा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बहुत खौफनाक चीज़ सामने आई है और मैं इसको खौफनाक क्यों समझता हूँ। आप ये सोचें कि एक घर का कुल खर्चा 5 रुपये है, उसमें से अगर 1 रुपया जो है वो मिसयूज़ हो, चोरी हो जाए, मिस अप्रोप्रिएट हो, गलत जगह इन्वेस्ट हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान है। ये 20% का नुकसान होता है। इतना नुकसान घरों को हिला देता है, कंपनियों को हिला देता है, मुल्कों को हिला देता है। पंजाब बजट के अंदर 1 ट्रिलियन की इर्रेगुलरिटीज़ निकली हैं। कितनी? 1 ट्रिलियन रुपीज़ की, यानी कि 5 ट्रिलियन के बजट में से 1/5 ट्रिलियन की इर्रेगुलरिटीज़ निकली हैं। ये बजट रिपोर्ट है 24-25 की, जो फिस्कल ईयर 23-24 का था, यानी कि जब मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर थे, ये उस टाइम का है। इस वक्त वो इंटीरियर मिनिस्टर है। और इसके अंदर कम्युनिकेशंस आउट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर 4 सेक्टर्स कवर्ड ऑलमोस्ट 73%, यानी कि 5 ट्रिलियन में से 73% 4 सेक्टर में गए थे पैसे। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स 41%, हेल्थ 15%, एजुकेशन 6% एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ 11%। इस सारे के अंदर सरकार बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। सरकार को चाहिए कि इस वक्त इंक्वायरी इनिशिएट करे कि ये 1 ट्रिलियन की इरेगुलरिटीज़ क्या हैं, जो लोग इसके अंदर शामिल थे उनको पाए तकमील तक पहुंचाए। ये 1/5 है हमारे बजट का, यानी कि पंजाब जिसकी 8 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, उसके 20% बजट को 23-24 में मिस अप्रोप्रिएट मिस यूज़ किया गया है। ये बहुत ख़तरनाक है। एक तो हमारे बजट का मेजर पोर्शन ऑलरेडी तनख्वाहों, पेंशनों के अंदर चला जाता है। जितनी आपने पेंशन दी हैं इस साल फेडरल बजट के अंदर, उतने ही पैसे आपने पंजाब बजट में 23-24 में मिस यूज़ कर दिए। तो मेरे भाई ये लाफिंग मैटर नहीं है, इसके बारे में सोचना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि इस पर फिल फॉर इंक्वायरी करें, लोगों को जेल के अंदर तुनना पड़े तुने, लेकिन ये पैसा पता चलना चाहिए कहाँ मिस अप्रोप्रिएट हुआ है। और अगर ये ऑडिट रिपोर्ट जो निकली है ये गलत है तो इन ऑडिटर्स को पाए तकमील तक पहुँचाए कि जनाब तुमने हमें परेशान कर दिया। ये इसी तरह है कि मेरी कुल संपत्ति या वेल्थ हो 5 रुपये, 1 रुपया को चोरी कर ले, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये छोटा मोटा मजाक नहीं है, इसको हल्के में ना लिया जाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। जहांगीर तरीन साहब दोबारा मैदान में उतरें जी, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के अंदर, जिसके तहत लोगों ने बातें शुरू कर दी हैं, शायद वो कोई कम बैक करने लगे हैं। उनकी एक तस्वीर आई, वीडियो सामने आई मंजर आम पे, जहाँ पे PPP साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट मखदूम अहमद महमूद के साथ वो बैठे हुए थे। थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि ये जो इलाकों की सियासत होती है ना, स्पेशली साउथ पंजाब में, यहाँ पे आप सियासत से कभी आउट नहीं होते, आपके धड़े होते हैं, आपके वोट होते हैं। तो ये जो लोग समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब सियासत से आउट हो चुके हैं, ये नॉनसेंस है। लोकल सियासत में वो उतने इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे PPP के साथ मरासम बनाना, जो मखदूम फैमिली है वो जागीरदार है वहाँ के, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये जितने अमीर लोग होते हैं ना सर, ये एंड में इकट्ठे हो जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ये लैदा नहीं होते, ऊपर ऊपर से लैदा होते हैं, विचों सारे इकट्ठे होते हैं। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। मलिक रियाज साहब हर सियासी जमात के साथ थे और मलिक रियाज साहब अमीर होने के उस लेवल पे थे कि हर अमीर बंदा भी उनके साथ था। आपको नहीं मिलेंगे अमीर लोग आके बैठ के कंडेम करें मलिक रियाज को, बात करें जो उसने कारोबार किया, जो गलत किया है। वैसे नैब ने अब उनकी जो हैं प्रॉपर्टी सीज़ करना शुरू कर दिया। अब उनके बेटों के नाम जो चीज़ें हैं उनको भी उन्होंने सीज़ करना शुरू कर दिया है। 457 immovable properties belonging to various individuals and entities have been frozen under section 12। लेकिन जब नैब ये काम कर रही है तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या आ रही है मैं आपको बता देता हूँ, नैब तो आपको ये बताएगी नहीं। जितने बहरिया के प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर लाखों रेजिडेंट्स रहते हैं। कितने? लाखों। इस वक्त बहरिया उनके बिजली के बिल कैश पे ले रही है, उनकी ट्रांसफ़र फीसें कैश पे ले रही हैं, ट्रांसफ़रें लीगल चैनल्स के थ्रू नहीं कर रही। वो सारे के सारे वनरेबल होकर बैठे हुए हैं कि कभी भी बिजली बंद हो सकती है, कभी भी पानी बंद हो सकता है, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी और सरकार के पास इसका कोई सलूशन नहीं है। ये कट लगा था पाकिस्तान के पैर पे, वो आहिस्ता आहिस्ता गैंग्रीन बन गया और सरकार कहती है हम एम्पूटेट करेंगे। मसला क्या है कि इस एम्पूटेशन के तहत लाखों लोग जो वहाँ रहते हैं वो तबाह हो जाएंगे।
और इसके रेगुलराइजेशन का तो आपको बकायदा अलग कमीशन बनाना पड़ेगा कि कैसे हम रेगुलराइज करेंगे। लोगों को बहरिया में इस वक्त ये फियर है कि हमारी प्रॉपर्टियों पे कब्जा हो जाएगा। ज़ाहिर है कानून तो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। इस वक्त बहरिया का ज़ीरो इंटरेस्ट है इंतज़ामिया का उनकी लोकल मामलात के ऊपर, और इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नहीं हो रही। मैं सिर्फ आपको लाहौर की मिसाल देता हूँ। मुल्तान रोड से स्ट्रेच करके, नहर से स्ट्रेच करते हुए रायवन रोड तक बहरिया है। और अगर आप बहरिया पिंडी की बात करें, उसको अगर आप बर्ड्स व्यू से देखें तो ये सेंटर में इस्लामाबाद है, उसके हर तरफ बहरिया है। और अगर आप कराची की बात करें तो कराची जितना शहर कराची के बाहर बहरिया ने बनाया है। तो ये आप कर क्या रहे हैं? दिस वॉज नॉट द वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम। मलिक रियाज साहब के साथ हमारे बेपनाह इख्तलाफात हैं। हम वाहिद चैनल है जो रेगुलरली इस चीज़ को कवर करते हैं, उनके खिलाफ वीडियोज़ भी बना देते हैं, बताते हैं रियल इस्टेट में क्या फ्रॉड हो रहा होता है। लेकिन जो आप ये अब कर रहे हैं उससे मलिक रियाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मलिक रियाज साहब बहुत सारा पैसा बाहर लेके जा चुके थे। स्टेट को तब ख्याल आया जब मलिक रियाज साहब प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके थे। चलो, मज़ीद पैसा जाने से उन्होंने रोक दिया दुबई, ये भी मैं समझता हूँ खुशाइन बात है। लेकिन इस वक्त उन लाखों लोगों का क्या होगा? और फिर कई लाख लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है प्रोजेक्ट में, जो वहाँ रहते नहीं, उनका क्या बनेगा? ये बहुत एक खौफनाक सूरत हाल है। और जब ये फटेगा बम, जो लग रहा है अगले 6-8 महीने में फटेगा, तो जो इसके एहतजाजात होंगे वो आप रोक नहीं पाएंगे। ईडन की बारी हमने देखा था कि जब ईडन का मालिक फौत हुआ था तो लोग उसके जनाजे पे आ गए थे। यहाँ पे लोगों का जनाजा निकाला ना सिर्फ मलिक रियाज ने, बल्कि गवर्नमेंट भी अब निकाल रही है गलत पॉलिसीज़ लेके। आप मलिक रियाज पे क्रैक डाउन करें और रेगुलराइजेशन कमीशन बनाएं उन लोगों के लिए जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू करें। बलूचिस्तान और केपी के अंदर तकरीबन 6 सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो शहीद हो गए हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर, और ये बहुत एक रेगुलर अकरेंस हो रही है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीने जो डिस्टेबलाइजेशन ईरान हो रही है उसके तहत टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस वक्त जो एक आम इंसान है वो ये सवाल बार बार पूछता है कि जी मैं क्या कर सकता हूँ। आप दुआ मांगे ईरान के लोगों के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए। आप स्टेट के लिए दुआ मांगे कि स्टेट करेक्ट डिसीजंस बनाए। आप स्टेट को लीगली प्रेशराइज़ करें कि जनाब आप कोई एक्शन लें, कोई अफेक्टिव रेजोल्यूशन निकालें चीज़ का। इसके बियॉन्ड हम नहीं कर सकते। एक मुश्किल वक्त हमारे आप समझ लेंगे घर के दरवाजे पे आ चुका है, तो इस वक्त इत्तेहाद करना बहुत ज़रूरी है। बियॉन्ड सेक्टेरियन लाइंस, बियॉन्ड पार्टी लाइंस देखना ज़रूरी है। इसको हल्के में मत लें मेरे भाई। ये मुल्क रहेगा, हम रहेंगे तो ये सारी गेमें होंगी, सियासतें, लड़ाइयाँ, झगड़े। इस वक्त बिल्कुल आप समझें कि वो सूरत हाल नहीं है कि ज़ाती इन्जॉयमेंट या प्लेजर ड्राइव किया जाए अपनी ज़ाती पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये दुआ करेंगे ख़ामनी ना गिरे ईरान में, क्योंकि जो उसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट होता है, जितने मुल्कों में पिछले 70 साल में हमने रजीम चेंजेस देखी हैं जहाँ पे सिस्टम्स हिले हैं, भाई वो आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाए। आज तक सीरिया का हल नहीं निकल पाएगा, लेबनान का नहीं निकलेगा, लीबिया का नहीं निकल पा रहा, इराक़ का नहीं निकल रहा, अफ़गानिस्तान का नहीं निकल रहा। तो ईरान जैसा मुल्क जहाँ 9 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पे जब डिस्टेबलाइजेशन होगी तो इसका मेजर ब्रंट तो पाकिस्तान भी आएगा। दोनों अफ़गान वॉर्स के अंदर, चाहे वो जो मुजाहिदीन की थी और चाहे जो वॉर ऑन टेरर की गई थी तालिबान के ख़िलाफ़, उसका खमियाजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। और ये जो बहुत सारी नफ़रत है अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए, तो यही नफ़रत आपकी 20 साल बाद ईरान रेफ्यूजीज़ के लिए होगी, क्योंकि दिल आपके छोटे हैं। तो मेरे भाई, अगर अपने मुल्क को भी बचाना है ना, तो आप सेकुलर हैं, लिबरल हैं, रिलीजियस हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईरान को बचाना पड़ेगा, वरना अपने मुल्क के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए करते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।